गाइस, वेलकम बैक टू पैसा इन्वेस्टो। आज हम NISM इक्विटी डेरिवेटिव सीरीज 8 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग सिस्टम। ये 4 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, बट जो थियोरेटिकल पार्ट है, लाइक अगर आप फर्स्ट 5 चैप्टर देखें, जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं इनको मिला के अराउंड 50% मार्क्स आपके कवर होते हैं। ओके, और जो रिमेनिंग 5 चैप्टर्स हैं तो उनको मिला के आपके जो है 50 मार्क्स कवर होते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो पूरे चैप्टर हैं ये इक्विटी डेरिवेटिव्स का बेसिक है। ठीक है, और जो रिमेनिंग 5 चैप्टर्स हैं, ओके, ये इक्विटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, या फिर ट्रेडिंग मेंबर्स की यहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कैसे सेटलमेंट कैसे होता है, ऑर्डर पंचिंग कैसे होता है, सेबी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो रिमेनिंग 5 चैप्टर्स में कवर होती हैं। ओके, सो ये वाला चैप्टर 4 मार्क्स का है, बट ये एक आपको इनिशिएट या फिर आप ये बोलते हैं कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है आपको क्लियरिंग एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट जो होता है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो हम इसमें बेसिकली ट्रेडिंग सिस्टम F&O का किस तरीके से वर्क करता है तो वो पूरा हम लर्न करेंगे। हमारे की पॉइंट्स क्या रहेंगे लर्निंग के? जो ट्रेडिंग सिस्टम होता है F&O का वो क्या होता है, देन डिफरेंट एंटिटीज, कौन कौन सी एंटिटीज होती हैं ट्रेडिंग सिस्टम में, देन थर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर, किस किस तरीके के ऑर्डर्स पंच किए जाते हैं, सिलेक्टिंग क्राइटेरिया क्या होता है स्टॉक्स का, और जो पोजीशंस होते हैं, लिमिट पोजीशंस होते हैं इक्विटी डेरिवेटिव्स में, तो वो किस बेसिस पे होते हैं, या फिर उनको कितना लिमिट्स प्रोवाइड करना होता है, कितना मार्जिन्स प्रोवाइड करना होता है अलग अलग मेंबर्स को। तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, इसमें कुछ भी लाइक न्यूमेरिकल या फिर कोई कंसेप्ट थ्योरी नहीं है, पूरा थियोरेटिकल है। लाइक आपको समझना है कि कौन किस तरीके से वर्क करता है। तो मे भी थोड़ा बोरिंग होगा, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगी कि आपको अच्छे से समझा सकूं। मे भी लेंदी हो सकता है, बट यस, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है ट्रेडिंग मेंबर्स, क्लियरिंग मेंबर और मार्केट पार्टिसिपेंट या फिर सेल्फ क्लियरिंग मेंबर से रिलेटेड। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे इन सब को लेकर, मेंबर्स को लेकर, तो लाइक प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट 4 चैप्टर्स को पढ़ने में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम ट्रेडिंग सिस्टम। तो जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेड नहीं होता था तो पहले लाइक एक हॉल हुआ करता था। ठीक है, इसे पिट बोला जाता था, और यहाँ पे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स रहते थे वो सब इकट्ठा होते थे एंड देन ऑर्डर पंच होते थे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट सेट होता था 2 पार्टीज के बीच में। तो इसको ओवर द काउंटर भी बोला जाता था और डायरेक्ट ट्रेडिंग भी बोला जाता था। बट अभी जो सिनेरियो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक नेचर में ट्रेड होता है। F&O में कुछ भी ऑफलाइन ट्रेड नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक नेचर में ही ट्रेड होता है इंडियन मार्केट में। ओके, बट फिर भी आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ये पिट वाला जो मैंने आपको सिस्टम बताया, तो इसके लिए एक आउटक्राई ओपन मार्केट हुआ करता था। आउटक्राई से क्या मीनिंग निकलता है, लोग मे भी शायद तक आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि लोग चिल्ला चिल्ला के ऑर्डर्स देते थे कि लाइक बिट लगाना कि इतने पे बाय करो, इतने पे सेल करो, है ना। और जिन जिन भी 2 लोगों का आपस में मैच होता था तो उनके बीच में ट्रेड सेटअप होता था। इसलिए इसको आउटक्राई बोला जाता है। तो इस मार्केट को ओपन आउटक्राई मार्केट बोला जाता था। बट जो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स होते हैं, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम्स होते हैं, और ऑनलाइन सिस्टम्स पे ही ऑर्डर पंच होते हैं एक्सचेंज पे। ठीक है, तो ये फुली ऑटोमेटेड है ना। जो इंडियन मार्केट जो प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग टर्मिनल्स, वो फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग टर्मिनल्स या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं फॉर इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस। कुछ भी आउटक्राई मार्केट में नहीं होता है, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम होता है। जो ऑर्डर पंचिंग होती है वो भी ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होती है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी, इसके कारण क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, कुछ भी फ्रॉड नहीं होता है, कंप्लीट
जो है सेगमेंट में ट्रांसपेरेंसी रहती है डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स में। नेक्स्ट इज जो एंटिटीज़ हैं, तो ट्रेडिंग सिस्टम में कितनी एंटिटीज़ होती हैं, तो मेनली 5 एंटिटीज़ होती हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो ट्रेडिंग मेंबर होता है। अभी ट्रेडिंग मेंबर क्या होता है, तो ट्रेडिंग मेंबर क्या होता है, लाइक ट्रेड पंच करते हैं, ठीक है, ट्रेड या ऑर्डर्स लेते हैं, उनको ट्रेडिंग मेंबर बोला जाता है। अब ये ऑर्डर्स वो अपने खुद के सेल्फ ऑर्डर भी पंच कर सकते हैं या फिर क्लाइंट के लिए भी ऑर्डर पंच कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो मेंबर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, उनको ट्रेडिंग मेंबर्स बोला जाता है। ये जो मेंबर्स होते हैं ये ट्रेड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट और ऑन देयर ऑन अकाउंट, और जो ट्रेडिंग मेंबर होते हैं उनको एक आईडी असाइन की जाती है जिसे बोला जाता है ट्रेडिंग मेंबर आईडी, ठीक है। और ये जो ट्रेडिंग मेंबर आईडी होती है ये एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज इनको प्रोवाइड करता है। ट्रेडिंग मेंबर डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट क्या हमने देखा पॉइंट कि ये क्या करते हैं, ऑर्डर और ट्रेड पंच करते हैं, क्लाइंट के लिए भी और खुद के लिए भी, ठीक है। देन सेकेंड थिंग, इनको एक ट्रेडिंग मेंबर आईडी प्रोवाइड होती है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। देन सेकेंड वन, जो ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो ट्रेडिंग मेंबर्स क्या करते हैं, उनको स्टॉक एक्सचेंज तो आईडी प्रोवाइड करता ही करता है, बट जो यूजर्स होंगे ट्रेडिंग मेंबर्स के अंडर में, तो उनके लिए भी वो एक यूनिक यूजर आईडी प्रोवाइड करना पड़ती है उन्हें, ठीक है। फॉर सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि ब्रोकर है ना, तो ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर वो पर्सन होता है जो कि हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। मे बी आपने सुना होगा जरोदा, शेयर खान, एसबीआई कैपिटल या फिर एक्सिस सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, तो ये सब ब्रोकर्स हैं। ये लोग क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ये प्लेटफॉर्म वो अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे वो क्या करते हैं कि क्लाइंट्स क्या कर सकते हैं, ब्रोकर के थ्रू सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकते हैं। सिक्योरिटीज मतलब स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, एफ&ओ में ट्रेड कर सकते हैं, ऑर्डर पंच कर सकते हैं। उनको कोई भी सिक्योरिटीज बाय या सेल करनी है तो वो डायरेक्ट एक्सचेंज के पास या डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जाते हैं शेयर्स को खरीदने के लिए। मीडिएटर पर्सन होता है जो कि ब्रोकर होता है और ब्रोकर के थ्रू वो ऑर्डर पंच करते हैं। अभी नया सिस्टम जनरेट हुआ है एनएससी एक्सचेंज पे कि आप लाइक डायरेक्ट एनएससी या बीएससी पे भी कॉल करके अपने डीमैट अकाउंट में ऑर्डर पंच कर सकते हैं। बट अभी तक जो प्रैक्टिस किया जा रहा था वो ब्रोकर के थ्रू प्रैक्टिस किया जा रहा था कि आप ब्रोकर के पास या ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के थ्रू बाइंग या सेलिंग करते हो शेयर्स में, स्टॉक्स में या फिर एफ&ओ में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ठीक है। तो ये जो क्लाइंट ब्रोकर के अंडर में ट्रेड करते हैं तो हर एक क्लाइंट की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। इनको एक यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाता है और उस यूनिक नंबर के थ्रू उनके जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनके अकाउंट में, तो उसको मेंटेन किया जाता है, उन ट्रांजैक्शन को मेंटेन किया जाता है उस पर्टिकुलर यूनिक कोड के ऊपर, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिंग मेंबर है इनको कौन प्रोवाइड करता है, ट्रेडिंग आईडी स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। और ये ट्रेडिंग मेंबर्स अपने अंडर के जितने भी यूजर्स होते हैं जो उनके थ्रू ट्रेड पंच कर रहे हैं, तो वो लोग उनको एक यूजर यूनिक आईडी या यूनिक यूजर आईडी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो जो भी ऑर्डर्स या ट्रेड पंच कर रहे हैं उनके बिहाफ पे उसका क्या बोलना चाहिए कि लाइक रिपोर्ट्स रख सकें या फिर उसका ध्यान रख सकें कि किस क्लाइंट का कौन सा ऑर्डर पंच हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट, जो यूजर्स रहेंगे उनके जितने भी यूजर्स रहेंगे, ओके, जो नंबर ऑफ यूजर्स रहेंगे उनके लिए जो ट्रेडिंग मेंबर आईडी रहेगी वो सेम रहेगी। नंबर ऑफ यूजर के लिए जो ट्रेडिंग मेंबर आईडी होगी वो सेम रहेगी सभी यूजर्स के लिए, सेम फॉर ऑल यूजर्स, ठीक है। तो ये वाला जो है ये क्वेश्चन आता है कि जो ट्रेडिंग मेंबर आईडी होती है वो ऑल यूजर्स के लिए सेम रहती है, ट्रू और फॉल्स में आ जाता है ये क्वेश्चन। तो आप प्लीज़ इसको नोट करके रखिए अपने पास में कि जो जितने भी ट्रेडिंग मेंबर के अंडर में जितने भी यूजर्स होते हैं,
ठीक है। तो वो सब क्या क्या करते हैं, उनके लिए ट्रेडिंग मेंबर आईडी जो रहती है वो कॉमन रहती है, और जो ट्रेडिंग मेंबर होता है वो अपने हर एक यूजर को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है, और हर एक ट्रेडिंग मेंबर के अंडर में नंबर ऑफ यूजर्स हो सकते हैं, मतलब 1 और मोर यूजर्स हर एक ट्रेडिंग मेंबर के अंडर में हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग मेंबर सिर्फ क्या करता है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन का काम करता है, ये क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिंग मेंबर्स आर अलाउड टू क्लियर एंड सेटल द ट्रेड। ट्रेडिंग मेंबर ओनली ट्रेड ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करता है, ट्रेड करता है या फिर ऑर्डर पंचिंग का काम करता है ट्रेडिंग मेंबर। ठीक है, देन नेक्स्ट वन है ट्रेडिंग एंड कम क्लियरिंग मेंबर। ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर का वर्क क्या रहता है, क्लियर एंड सेटल करना। अब क्लियर एंड सेटल करने से मीनिंग क्या है, देखिए कोई भी सिक्योरिटीज या स्टॉक आप जब बाय करते हैं, ठीक है, आपने कोई भी स्टॉक बाय किया तो क्या होता है, जो क्लाइंट होता है उसके पास क्या आ जाते हैं, स्टॉक्स आ जाते हैं, और इस स्टॉक के बदले में वो क्या करते हैं, अमाउंट पे करते हैं। ठीक है, और ये अमाउंट किसके पास जाता है, ब्रोकर के पास जाता है। ओके, एंड सिमिलरली ये बायर के केस में हो गया। ठीक है, अगर कोई सेलर है तो इस सेलर का क्या होता है कि ये सेलर क्या करता है, स्टॉक्स को सेल करता है ना, और ये स्टॉक्स जो सेल करता है वो किसके पास जाते हैं, बायर के पास जाते हैं, और ये बायर क्या करते हैं, अमाउंट पे करते हैं किसको, ब्रोकर को। ठीक है, और ब्रोकर क्या करता है, जो भी अमाउंट आया है और जो सेलर का जितना भी अमाउंट बनता है तो ये उसको उतना अमाउंट रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी एक साइकिल होती है, इस तरीके से काम होता है। तो ये जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट है, ठीक है, क्योंकि शेयर्स क्या होते हैं, अगर फॉर सपोज आपने किसी भी अकाउंट में शेयर्स परचेस किए हैं, बाय किए हैं, तो इनका जो सेटलमेंट होता है, मतलब इनका जो सेटलमेंट होगा वो T+2 डे में सेटलमेंट होगा। T+2 का सेटलमेंट का मीनिंग क्या होता है, जैसे मंडे को आपने शेयर्स बाय किए हैं, ठीक है, तो ये आपके डीमेट में कब क्रेडिट होंगे, सेकेंड डे पर। सेकेंड डे मतलब क्या हो गया, वेडनेसडे को ये आपको डीमेट में क्रेडिट होंगे। ठीक है, और वेडनेसडे को भी कब होंगे, आफ्टर 12:30 ये क्रेडिट होते हैं। कुछ ब्रोकर 12 o'clock पे कर देते हैं, कुछ 12:30 करते हैं, कुछ आफ्टर 4:30 करते हैं, बट मेनली 12:30 के बाद में ये डीमैट में क्रेडिट आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सेटलमेंट हुआ, किसका सेटलमेंट हुआ, स्टॉक का सेटलमेंट हुआ आपके डीमैट में। तो ये जो सेटलमेंट है ये क्लियरिंग मेंबर का काम है ना, और जो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर होता है वो क्लियर एंड सेटल दोनों करता है। अब क्लियर एंड सेटल का मतलब क्या हुआ, वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी करेगा, ठीक है, ट्रेड ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी करेगा, प्लस जो भी अमाउंट इन और आउट होना है उसका सेटलमेंट भी वो करके देता है। अब ये जो क्लियरिंग और सेटलमेंट होता है ये किसके लिए करता है, अदर ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए या फिर कस्टोडियंस के लिए। कस्टोडियन क्या होते हैं, ये हम जो हमारा लास्ट सेकंड चैप्टर है, मे बी 8th चैप्टर या फिर 9th चैप्टर, तो हम उसमें कवर करेंगे कस्टोडियन। तो कस्टोडियन पार्टिसिपेंट्स और ट्रेडिंग मेंबर के लिए ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो सेटलमेंट है ये किसके लिए कर सकते हैं, ये दो लोगों के लिए कर सकते हैं, एक प्रॉफिटरी ट्रेड का मतलब क्या होता है कि खुद के लिए ट्रेड पंच करना, सेल्फ के लिए ट्रेड पंच करना, सेल्फ के लिए सेटलमेंट और क्लियरेंस करना, और एक होता है क्लाइंट के लिए। सो क्लाइंट के लिए तो सिंपल है कि जो दूसरा मतलब कोई भी क्लाइंट रहेगा उसका अगर वो शेयर बाय सेल करना चाह रहा है तो वो क्लाइंट ट्रेड कहलाता है। और प्रॉप्रिटरी ट्रेड कौन सा कहलाता है, जब ट्रेडिंग मेंबर खुद के बिहाफ पे ट्रेड करता है, खुद के लिए ट्रेड करता है, तो प्रॉप्रिटरी कहलाता है। अब जो ये प्रॉप्रिटरी है इसको शॉर्ट में प्रो बोला जाता है, और जो क्लाइंट ट्रेड है उसको शॉर्ट में CLI बोला जाता है। तो ये भी आप कहीं पे नोट करके रखिए, जस्ट बिकॉज कि ये आपको लाइक क्रॉस करके पूछा जाता है कि ट्रेडिंग मेंबर्स आर अलाउड टू क्लियर एंड सेटल द ट्रेड फॉर प्रॉप्रिटरी एंड क्लाइंट
ट्रेड ऑर्डर्स, तो वहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर कर सकता है बट ट्रेडिंग मेंबर नहीं कर सकता। ट्रेडिंग मेंबर ओनली ऑर्डर पंच कर सकता है फॉर देयर यूजर्स और फॉर सेल्फ, ठीक है, उससे ज़्यादा ट्रेडिंग मेंबर कुछ भी नहीं करता है। और ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर क्या करता है, क्लियर एंड सेटलमेंट भी करता है ट्रेड का, क्योंकि जो फंड का जो पे इन पे आउट आ रहा है तो वो भी वो करके दे सकता है, ठीक है। तो क्लियर एंड सेटल वर्क है इसका, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर का। तो जो ट्रेडिंग मेंबर का वर्क है वो तो है ही है, प्लस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का भी है। देन नेक्स्ट है प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स। अब प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स क्या होते हैं, तो ये भी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ही करते हैं, ठीक है, बट ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे क्लियरिंग एंड सेटलमेंट करते हैं। नॉर्मली ये सिर्फ बैंक्स और कस्टोडियंस ही, जो बैंक्स और कस्टोडियंस पार्टीज होती हैं वही प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स बन सकती हैं। हर कोई प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स नहीं बन सकता है, ठीक है। और जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं वो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स नहीं बन सकते हैं। ट्रेडिंग मेंबर्स और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स जो होते हैं उनके लिए ये लोग ट्रेड क्लियरेंस करते हैं। किसके लिए, ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए, ठीक है, ये लोग क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का वर्क करते हैं। देन सेल्फ क्लियरिंग मेंबर। अब सेल्फ क्लियरिंग मेंबर से सीधा सीधा समझ में आता है, सेल्फ क्लियरिंग मेंबर को आप ट्रेडिंग मेंबर्स भी बोल सकते हो, इनको ट्रेडिंग मेंबर भी बोला जाता है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ही ट्रेड एंड सेटलमेंट कर सकते हैं, ना यूजर का कर सकते हैं, ना अदर किसी कस्टोडियन पार्टी का कर सकते हैं, ओनली सिर्फ खुद का कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल पर्सन के लिए, मतलब या तो सिंगल इंस्टीट्यूट के लिए या खुद के लिए, ये खुद के लिए ही कर सकते हैं, बाकी किसी के लिए भी नहीं। पार्टिसिपेंट क्या होता है, पार्टिसिपेंट क्लाइंट्स को बोला जाता है। जो भी व्यक्ति मार्केट में बाय या सेल करता है शेयर्स को, उनको पार्टिसिपेंट्स बोला जाता है कि ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, ये मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल। पार्टिसिपेंट जो रहते हैं वो इनका एक और यहाँ पे टर्म है कि ये लोग वेरियस ट्रेडिंग मेंबर्स के अंडर में ट्रेड कर सकते हैं, है ना, ये लोग ट्रेड कर सकते हैं थ्रू वेरियस ट्रेडिंग मेंबर, बट इनका जो सेटलमेंट होता है या फिर इनका जो फंड सेटलमेंट होगा या सिक्योरिटी सेटलमेंट होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्लियरिंग मेंबर के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो क्लियरिंग मेंबर एक पूरा चैप्टर है, उसमें हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि एक्चुअल क्लियरिंग मेंबर का मतलब क्या होता है। मतलब यहाँ पे मैं स्टॉक एक्सचेंज को क्लियरिंग मेंबर बोल रही हूँ या फिर डिपॉजिटरी को क्लियरिंग मेंबर बोल रही हूँ, किसे क्लियरिंग मेंबर बोल रही हूँ, तो वो हमको वहाँ पे पता लगेगा। ओके, देन नेक्स्ट है ऑथराइज्ड पर्सन। अब ऑथराइज्ड पर्सन क्या कौन होते हैं, तो ऑथराइज्ड पर्सन पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं हम। सो अभी तक क्या होता, मतलब 21 जून 2018 तक क्या होता था कि 21 जून 2018 तक क्या होता था, ऑथराइज्ड पर्सन कौन होते हैं, ऑथराइज्ड पर्सन मतलब आप ब्रोकर्स बोल सकते हो, जो कि ऑर्डर्स पंच करते हैं, या फिर ब्रोकर नेटवर्क जो होता है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, ऑथराइज्ड पर्सन्स होते हैं। या स्टॉक एक्सचेंज हो गया तो वो ऑथराइज्ड पर्सन है। तो यहाँ पे जो सब ब्रोकर रहते थे और जो ऑथराइज्ड पर्सन रहते थे, उनके लाइक नेटवर्क को एक्सपांड करने के लिए, ब्रोकर्स के नेटवर्क को एक्सपांड करने के लिए वो सब ब्रोकरशिप भी प्रोवाइड कर देते थे। मतलब सब ब्रोकर्स भी जो रहते थे वो ऑथराइज्ड पर्सन के अंडर में आते थे, मतलब ऑथराइज्ड पर्सन ही वो लोग कहलाते थे। बट आफ्टर जून 21 2018 कुछ डिसाइड किया गया कि जो सब ब्रोकर्स हैं वो इंटरमीडिएटरी रहेंगे, मतलब कि डायरेक्ट सब ब्रोकर एपीज नहीं बन सकते, कोई ऑथराइज्ड पर्सन रहेगा, ठीक है, ऑथराइज्ड पर्सन के अंडर में आप सब ब्रोकर बन सकते हो। तो इस पे भी एक कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है ना। तो ऑथराइज्ड पर्सन के अंडर में आप सब ब्रोकर बन सकते हो, आप डायरेक्ट सब ब्रोकरशिप नहीं ले सकते हो, इसका मतलब ये होता है। और कुछ उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है हर एक ट्रेडिंग मेंबर का, अगर आप उसको फुलफिल करते हो तो देन ओनली आप ट्रेडिंग मेंबर बन सकते हो, अदरवाइज आप ट्रेडिंग मेंबर नहीं बन सकते। और ये जो इफेक्ट आया है ये कब से आया है, 1 अप्रैल 2019 से आया है।
ओके, देन नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट हायरार्की। कॉर्पोरेट हायरार्की क्या होता है, हर एक ब्रोकर में 3 हायरार्की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर और डीलर, ये 3 हायरार्की दी हुई है, बट एक्चुअल में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहाँ पे ये हायरार्की वर्क नहीं करती, बिकॉज अब ब्रोकिंग इंडस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी हो चुकी है, तो हायरार्की भी बहुत बड़ी हो चुकी है। बट जो कॉर्पोरेट मैनेज यहाँ पे जो मतलब मीनिंग निकल के आता है, ये यहाँ पे जो वर्किंग ये लोग दे रहे हैं कि क्या वर्क होता है कॉर्पोरेट मैनेजर का, ब्रांच मैनेजर का और डीलर का, वो मैं समझाती हूँ। हम एकदम लोएस्ट लेवल से चलेंगे और फिर अपर हायरार्की को समझेंगे। तो फर्स्ट हम डीलर समझते हैं। डीलर्स का काम क्या होता है, ठीक है। हर एक ब्रोकिंग फर्म में डीलर्स होते हैं। इन डीलर्स का काम क्या होता है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन का, ठीक है। क्लाइंट कॉल करते हैं, मे बी अगर आपका खुद का डीमैट अकाउंट होगा किसी ब्रोकर के पास में, तो आपको भी आइदर आजकल रिलेशनशिप मैनेजर करके प्रोफाइल्स रहती हैं, बट एक्चुअल में वो लोग इक्विटी डीलर होते हैं या कमोडिटी डीलर होते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या रहता है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन का काम रहता है। ये लोग क्लाइंट के बिहाफ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। क्लाइंट के लिए ये लोग बाय और सेल ऑर्डर पंच करते हैं। फॉर सपोज आप भी इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेट यदि क्लियर कर लेते हो, है ना, तो जब आप जॉब प्रोफाइलिंग के लिए जाओगे तो आपको ये इनिशियल लेवल्स पे इक्विटी डीलर की प्रोफाइल मिलती है। फिर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, आप परफॉर्म करते जाते हो, वैसे वैसे आप प्रमोट होते जाते हो और आपकी हायरार्की अपर लेवल्स की जाती जाती है। बट इनिशियल लेवल्स पे एज अ फ्रेशर और एज अ 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस आपको फर्स्ट इक्विटी डीलर की प्रोफाइल किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग में मिलती है। देन इसके ऊपर आते हैं ब्रांच मैनेजर, ठीक है। तो इन ब्रांच मैनेजर्स का काम क्या होता है, ब्रांच मैनेजर्स का काम ये रहता है कि वो जो ये इक्विटी डीलर जितने भी ऑर्डर्स पंच कर रहे हैं, है ना, तो इनको ध्यान में रखना कि ये लोग एक्यूरेट ऑर्डर्स पंच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनसे रिपोर्ट लेना, जो डेली एक्टिविटीज है उनकी रिपोर्ट्स लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इक्विटी डीलर्स जो ऑर्डर पंच करते हैं, तो यहाँ पे ह्यूमन एरर्स भी होता है। फॉर सपोज क्लाइंट ने बोला कि मुझे 1000 क्वांटिटी एसबीआई का बाय करना है, एसबीआई चल रहा है 2200 रुपए पे, अभी 1000 क्वांटिटी बंदा बाय करेगा, मतलब 2 लाख रुपए का माल बाय करता है, ठीक है। अगर डीलर ने गलती से बाय करने की जगह सेल कर दिया, या फिर उसने 2000 की जगह 20,000 क्वांटिटी डाल दी और क्लाइंट के अकाउंट में उतना पैसा था और 20,000 क्वांटिटी बाय हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, मिसलीडिंग हो गई कि बाय मिस्टेक या फिर कुछ 4 फिंगर एरर के कारण डीलर ने गलत ऑर्डर डाल दिया। तो ऐसे में क्या होता है, अगर गलत ऑर्डर पंच हो जाता है तो बहुत सारी यहाँ पे कंप्लायंस इश्यूज होते हैं। क्लाइंट थोड़ा सा चिल्लम चिल्ली करना स्टार्ट करता है कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, मैंने इतना बोला था कि, तो ये सब जो है ये ब्रांच मैनेजर ध्यान में रखता है कि कोई भी ऑर्डर एरर ना आए, कोई भी मिस्टेक ना हो किसी से भी, सब लोग अपना काम अच्छे से करें। तो बेसिकली ये ब्रांच मैनेजर का काम होता है। बट आजकल जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है वो डिफरेंट वे में काम करती है, टारगेट बेस्ड काम करती है, बिजनेस जनरेट करने का काम करती है। सो डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ टारगेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और वो टारगेट्स आपको अचीव करने पड़ते हैं। आपको ब्रोकरेज जनरेट करनी पड़ती है, एंड व्हेन यू जनरेट ब्रोकरेज तो ऐसा बोला जाता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप कम ब्रोकरेज जनरेट करते हो तो ऐसा बोला जाता है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। तो ब्रोकरेज जनरेट करने के चक्कर में भी कभी कभी डीलर जो है वो गलत ऑर्डर्स वगैरह पंच कर देता है, या मिसलीडिंग या मिसकम्युनिकेशन हो जाती है क्लाइंट और डीलर के बीच में। तो वो सब चीज़ों को इग्नोर, या फिर क्या बोलना चाहिए कि नॉट इग्नोर, बट हाँ उन चीज़ों वो सब कम हो, उसके लिए ब्रांच मैनेजर को हर चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, सो दिस इज अपार्ट फ्रॉम ये ऐसा कुछ भी चैप्टर में नहीं दे रखा है, बट जस्ट एक नॉलेज पर्पज में मैंने आप लोगों को बताया। ओके, सो ब्रांच मैनेजर का ये काम होता है। देन जो कॉर्पोरेट मैनेजर होता है, मेन वर्क इसका रहता है। कॉर्पोरेट मैनेजर को क्या क्या उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो जो भी ऑर्डर और ट्रेड रिलेटेड, एग्जीक्यूशन रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, तो कॉर्पोरेट मैनेजर को उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। देन कॉर्पोरेट मैनेजर को ये रिपोर्ट्स या फिर हम MIAs बोलते हैं,
ऑफिस टर्म्स में MIS मतलब जो भी रिपोर्ट्स हैं तो उनको ये कलेक्ट करता है थ्रू ब्रांच मैनेजर कि आज मतलब लाइक क्या क्या ऑर्डर्स हुए या क्या क्या किस किस क्लाइंट का ऑर्डर गया, तो ये रिपोर्ट्स कलेक्ट करता है। पहले तो क्या लाइक कोई भी डीलर या फिर ब्रांच मैनेजर मैन्युअली ये डाटा कलेक्ट करके अपने पास में रखता था एंड देन अपर मैनेजमेंट को फॉरवर्ड करता था। बट अब सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो जस्ट ऑर्डर पंच होते हैं ऑनलाइन और डायरेक्ट रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। आप मैन्युअली यहाँ पे मेंटेन नहीं करना पड़ता है। पहले थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट था बट अब ईज़ी हो गया है आफ्टर डिजिटलाइजेशन। सो ये कॉर्पोरेट मैनेजर का काम होता है कि ऑर्डर एग्जीक्यूशंस वगैरह का ध्यान रखे, रिपोर्ट्स और MIS कलेक्ट करे। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो एक्सपोजर है, एक्सपोजर मतलब किस ब्रांच को कितना एक्सपोजर देना है, कितने अमाउंट का लिवरेज देना है, तो वो भी कौन डिसाइड करता है? कॉर्पोरेट मैनेजर डिसाइड करता है। तो सबसे हायर हायरार्की जो है वो कॉर्पोरेट मैनेजर की होती है, सबसे लोअर हायरार्की जो है वो इक्विटी डीलर या फिर डीलर की होती है। तो डीलर ऑर्डर एग्जीक्यूशन करता है, ब्रांच मैनेजर उसके अंडर में जितने भी डीलर्स हैं उनका ध्यान रखता है कि लाइक कोई एरर ना हो, मिस्टेक ना हो, प्रॉपरली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, और अगर किसी क्लाइंट को एक्स्ट्रा एक्सपोजर चाहिए तो वो अपर मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट सेंड करता है। एंड देन सबसे हायर हायरार्की होती है कॉर्पोरेट मैनेजर की। तो कॉर्पोरेट मैनेजर का क्या काम रहता है? वो भी ऑर्डर एंड ट्रेड एग्जीक्यूशंस का ध्यान रखता है, देन MIS कलेक्ट करता है एंड किस ब्रांच को कितना एक्सपोजर प्रोवाइड करना है ये भी कॉर्पोरेट मैनेजर का ही वर्क होता है। एक्स्ट्रा एक्सपोजर देना, एक्सपोजर कम करना, ये सब कॉर्पोरेट मैनेजर ध्यान में रखता है। ओके, देन नेक्स्ट है क्लाइंट ब्रोकर रिलेशनशिप। सो क्लाइंट ब्रोकर रिलेशनशिप बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो ब्रोकर होता है उसको कुछ चीज़ों क्लाइंट से कलेक्ट करनी होती है और कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो क्लाइंट को प्रॉपरली प्रोवाइड करनी होती हैं। तो सबसे फर्स्ट है जब भी अकाउंट ओपन होते हैं, है ना, तो क्लाइंट से जो ब्रोकर है उसको क्लाइंट से KYC कलेक्ट करना होता है। KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर क्लाइंट। और इस KYC के अंडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो लाइक जैसे क्लाइंट का आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। पैन कार्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विदाउट पैन कार्ड जो है आपका डीमैट अकाउंट नहीं ओपन हो सकता है। इवन विदाउट आधार भी नहीं हो सकता है, बट पैन के बिना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सो KYC फॉर्म्स लेने होते हैं। देन जो है कि क्लाइंट और ब्रोकर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, इसको पावर ऑफ अटर्नी POA भी बोला जाता है। ये POA ब्रोकर जो है ये क्लाइंट से लेता है कि इन केस ऑफ लॉसेस, अगर लॉसेस होता है और क्लाइंट पैसा नहीं पे करेगा तो उस केस में ब्रोकर क्या करेगा? खुद के पॉकेट से तो पे नहीं करेगा, तो वो एक एग्रीमेंट सेटअप करते हैं कि अगर लॉसेस होते हैं तो वो क्लाइंट को ही पे करना है। मतलब जो भी ऑर्डर पंच हो रहे हैं मार्केट में उसकी जिम्मेदारी पूरी पूरी क्लाइंट की है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इवन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण भी ऑर्डर प्रॉपरली पंच नहीं होते हैं या मिसप्लेस होते हैं क्लाइंट के थ्रू और ब्रोकर के थ्रू, तो भी उसकी जिम्मेदारी पूरी क्लाइंट की है, ब्रोकर की नहीं है। देन टाइमली ऑर्डर एग्जीक्यूशन गिवन, तो ये ब्रोकर का काम होता है कि वो प्रॉपर अपने हर एक क्लाइंट को ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन टाइमली करे। मतलब जैसे क्लाइंट ने कॉल करके बोला किसी डीलर को कि मेरे लिए इतना क्वांटिटी इस रेट से बाय कर दो, तो जैसे ही क्लाइंट का कॉल आया है वैसे ही उसी प्रॉपर टाइमिंग पे ऑर्डर पंच होना चाहिए। 5 मिनट का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए वहाँ पे। मतलब अगर क्लाइंट ने 10:30 पे बोला कि मेरे लिए 100 क्वांटिटी SBI का मार्केट रेट से बाय कर दो, मतलब मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उससे मेरा 100 क्वांटिटी बाय कर दो, तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी 10:30 पे ही हो जाना चाहिए। अगर डिले हुआ, 10:35 हुआ, तो यहाँ पे क्लाइंट कंप्लेन कर सकता है सेबी को, ब्रोकर की। तो इसलिए ऑर्डर एग्जीक्यूशन टाइम पे होना चाहिए। देन जो मार्जिन्स हैं वो ब्रोकर का काम है कलेक्ट करना। यहाँ पे कोई एक्सचेंज या सेबी इसकी गारंटी नहीं लेता है, यहाँ पे ब्रोकर ही खुद गारंटर होता है खुद के लिए क्लाइंट के थ्रू। क्लाइंट से मार्जिन उसी को कलेक्ट करनी होती है, तो ये क्लाइंट एंड ब्रोकर रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। देन हर एक क्लाइंट के लिए सेपरेट बैंक अकाउंट उनको सेग्रीगेट करना होता है क्लाइंट्स मनी के लिए। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ब्रोकर का अपना खुद का एक बैंक अकाउंट होता है, ठीक है, जिसमें लाइक ऑफिस का मेंटेनेंस आ रहा है जा रहा है, लोगों की सैलरी है, आप सैलरी वो दे रहा है, जो बिजनेस आ रहा है वो सब
उसी में कलेक्ट हो रहा है प्रॉफिट मार्जिन्स और ब्रोकरेज और जो कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट्स के लिए ब्रोकर को एक सेपरेट अकाउंट रखना होता है, सेपरेट बैंक अकाउंट रखना होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट्स के ही ट्रांजेक्शन्स रिफ्लेक्ट होते हैं, इन और आउट रिफ्लेक्ट होते हैं। यहाँ पे कोई भी ब्रोकर जो एक पर्सनल एंटिटी है उससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं होने चाहिए, ओनली क्लाइंट्स अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए। तो वो एक सेपरेट उसको बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। देन इंश्योर करना होता है टाइमली पे इन और पे आउट ऑफ फंड, मतलब कि जब भी क्लाइंट अगर कोई शेयर बाय कर रहा है तो बाय करने के लिए ब्रोकर को उससे पैसा लेना पड़ेगा, है ना। तो वो टाइमली पैसा उससे लेना और एक्सचेंज को ट्रांसफर करना, जिस भी सेलर के पास जाना है तो वो एक्सचेंज उस सेलर को वो पैसा बेचता है, ठीक है। और पे आउट देना, पे आउट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई क्लाइंट ने शेयर्स को सेल किए हैं तो उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा, तो वो पैसा उसको टाइम पे जाना चाहिए। इसके लिए जो है एक्सचेंज या सेबी इन लोगों ने T+2 डेज का सेटलमेंट दिया है, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर आपका जो पैसा है वो सेलर को, सेलर का पैसा चला जाना चाहिए, और जो स्टॉक है वो जिस बायर ने बाय किया है उसके पास चला जाना चाहिए। तो ये टाइमली, बिल्कुल एकदम टाइम पे होना चाहिए, डिले नहीं कर सकते आप, ठीक है। देन कॉन्ट्रैक्ट नोट इश्यूज करना टाइम पे। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, जो भी ऑर्डर ट्रांजेक्शन्स होते हैं क्लाइंट के अकाउंट में डेली बेसिस पे, तो उसका एक स्टेटमेंट जनरेट करते हैं ब्रोकर, जिसमें कि कौन सा शेयर परचेस हुआ है, उसका ISIN नंबर कितना है, कितना क्वांटिटी परचेस किया है, किस प्राइस से परचेस किया है, उस पर आपने ब्रोकरेज चार्जेस कितने कट किए हैं, क्लाइंट को टैक्सेस उस पर कितना लगा है, STT लाइक सर्विस ट्रांजेक्शन टैक्स बोला जाता है। देन GST कितना है, SGST CGST कितना लगा है, तो इन सब की इन डिटेल देनी होती है ब्रोकर को। तो ये भी क्लाइंट को टाइम टू टाइम इशू करना पड़ता है। और नॉर्मली जो है इवनिंग में, बिकॉज मार्केट 3:30 पे क्लोज हो जाता है, तो इवनिंग में अप टू 8:30 और बिफोर 12 PM क्लाइंट को ये कॉन्ट्रैक्ट नोट उसके पास चला जाना चाहिए। पहले फिजिकल में जाते थे तो डिले होता था, बट आजकल कैसा है, सब कुछ डिजिटलाइज है, तो ईमेल के थ्रू क्लाइंट्स को कॉन्ट्रैक्ट नोट जाते हैं और सेम डे रिसीव हो जाते हैं। ओके, देन रिजॉल्व क्लाइंट्स कंप्लेन। अब अगर कोई क्लाइंट कंप्लेन करता है तो आपको एट अ टाइम उसको रिजॉल्व भी करके देना है, आप उसमें भी डिले नहीं कर सकते कि आप 10 दिन बाद या 50 दिन बाद आप उसको, नहीं, विदिन 24 आवर्स आपको उसको क्लाइंट की कंप्लेन को रिजॉल्व करके देना है, या उसको प्रॉपर एक सेटिस्फैक्ट्री मेल सेंड करना है क्लाइंट को। उसके लिए रिड्रेसल करके आपको एक ईमेल ID जनरेट करनी होती है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। रिड्रेसल करके मेल ID आपको जनरेट करनी होती है, जो कि सभी स्टॉक ब्रोकर की सेम, redressal@ जो भी ब्रोकर कंपनी का नाम होगा .com, फॉर सपोज redressal@sbicap.com। तो इस तरीके से जो है कंप्लेंट्स को एट अ टाइम विदिन 24 आवर्स रिजॉल्व करना होता है। देन जो अकाउंट स्टेटमेंट्स है, मतलब यहाँ पे किससे रिलेटेड है स्टेटमेंट्स, डीमैट अकाउंट से रिलेटेड है। तो डीमैट अकाउंट में क्लाइंट के पास जो भी शेयर्स हैं, तो मतलब जो इनकी जो पीरियोडिकल साइकिल है वो एवरी क्वार्टर की है, ठीक है। एवरी 3 मंथ्स में आपको जो है डीमैट बैलेंस या डीमैट में जितने भी शेयर्स हैं तो उसका स्टेटमेंट आपको अपने क्लाइंट को सेंड करना पड़ेगा। अभी ये दोनों साइड से आता है, ये डिपॉजिटरी के साइड से भी जाता है और ब्रोकर की साइड से भी जाता है, तो मैच हो जाता है कि लाइक ब्रोकर ने करेक्ट भेजा है या गलत भेजा है। ओके, देन यूनिक क्लाइंट कोड मेंटेन करना। हमने जो पढ़ा था कि हर ट्रेडिंग मेंबर अपने क्लाइंट को एक यूनिक क्लाइंट कोड प्रोवाइड करता है या यूजर ID प्रोवाइड करता है, तो हर एक क्लाइंट को आपको सेपरेट यूनिक क्लाइंट कोड प्रोवाइड कर, आप रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। कि कोई क्लाइंट ने अकाउंट बंद कर दिया तो वो जो यूनिक क्लाइंट कोड था वो आप किसी और क्लाइंट को दे दोगे, नहीं। हर एक क्लाइंट का, भले ही वो अकाउंट एक्टिव रहे चाहे इनएक्टिव रहे, आपको सेपरेट यूनिक क्लाइंट कोड प्रोवाइड करना है। देन ऑर्डर टाइप एंड ऑर्डर कंडीशंस, मतलब कितने तरह के ऑर्डर्स पंच कर सकते हैं हम और क्या किन किन कंडीशंस पे पंच कर सकते हैं, तो वो पढ़ते हैं। तो मेनली 2 टाइप्स के ऑर्डर पंचिंग कंडीशंस होती हैं, टाइम कंडीशन और प्राइस कंडीशन। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि ये जो क्लाइंट ब्रोकर रिलेशनशिप है ये आपको समझ में बहुत सिंपल है
है ना, कि केवाईसी मेंटेन करना होता है, एग्रीमेंट होता है क्लाइंट और ब्रोकर के बीच में कि कोई भी फ्रॉड ना हो, ना ब्रोकर क्लाइंट के साथ कोई फ्रॉड कर सके, ना क्लाइंट ब्रोकर के साथ कोई फ्रॉड कर सके, ठीक है। फिर टाइमली ऑर्डर पंच करना पड़ता है, जिस टाइम पे क्लाइंट ने बोला है ऑर्डर पंच करने के लिए उसी टाइम पे आपको ऑर्डर पंच करना पड़ेगा। प्रॉपरली पे इन पे आउट आपको फंड्स का जो है क्लाइंट को देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट देने पड़ेंगे। देन क्लाइंट की कंप्लेन आपको विद इन 24 आवर्स रिजॉल्व करनी पड़ेगी। पीरियोडिकली स्टेटमेंट सेंड करना पड़ेगा, यूनिक क्लाइंट कोड मेंटेन करना पड़ेगा। तो दिस ऑल ये सब क्लाइंट ब्रोकर रिलेशनशिप के अंडर में आता है। देन हम कितने टाइप्स के ऑर्डर्स पंच होते हैं और क्या कंडीशंस होती हैं उनके ऊपर, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइम कंडीशन। सो टाइम कंडीशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। पहले मैं ऑर्डर का मीनिंग समझाती हूँ। मे बी कुछ लोगों को पता होगा, मे बी कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्लाइंट है, ठीक है, तो वो जब ऑर्डर पंच करता है तो ऑर्डर कैसे पंच करता है। फॉर सपोज उसको SBI बाय करना है ना, 100 क्वांटिटी बाय करनी है, 200 का प्राइस चल रहा है। तो कोई क्लाइंट है जो इसको 195 पे परचेस करना चाहता है, ठीक है, ये क्लाइंट 1 है। एक और क्लाइंट है जो कि SBI का 100 क्वांटिटी परचेस करना चाहता है बट मार्केट रेट से परचेस करना चाहता है। मतलब ये अगर 200 रुपये चल रहा है या 200 रुपये 50 पैसे चल रहा है, उसको ये प्राइस से कुछ भी नहीं लेना देना है। वो बोल रहा है जो मार्केट रेट चल रहा है उससे आप मेरे को परचेस कर दो। बट एक क्लाइंट है वो क्या बोल रहा है, 200 चल रहा है बट ये जब ये 5 रुपये नीचे आएगा ना तब मैं इसको बाय करूंगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ना, एक क्लाइंट क्या बोल रहा है कि मैं 195 आएगा तब परचेस करूंगा, और एक क्लाइंट क्या बोल रहा है कि मैं जब मार्केट रेट आएगा तब परचेस करूंगा। तो ये जो प्राइस का जो डिफरेंस है या ये जो प्राइस अलग अलग उनका सोचना है, तो इसको बोलते हैं प्राइस कंडीशन, ठीक है। एंड टाइम कंडीशन क्या होता है कि एक क्लाइंट है वो क्या बोल रहा है कि सामने से मेरा जितना क्वांटिटी बाय होता है आप कर दो। मैं यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी 1 लाख क्वांटिटी में बाय करना चाहता हूँ, तो मार्केट रेट से या जो भी 200 रुपये के प्राइस से बाय हो रही है आप उतनी कर दो और बाकी की छोड़ देना, 1 लाख में से जितनी होगी उतनी चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं IOC, इंटरमीडिएट एंड कैंसिलेशन ऑर्डर। इंटरमीडिएट और कैंसिलेशन, इसका मीनिंग क्या होता है। फॉर सपोज 1 लाख क्वांटिटी किसी ने बाय करने के लिए रखी और जो सामने सेलर्स हैं वो सिर्फ 98,000 क्वांटिटी के लिए ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, 98,000 क्वांटिटी तो बाय हो जाएगी, बट जो रिमेनिंग 2,000 क्वांटिटी है 1 लाख में से वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के ऑर्डर को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट और कैंसिलेशन ऑर्डर। और एक क्लाइंट है वो क्या बोल रहा है कि मेरी 100 क्वांटिटी बाय करो बट 199 के रेट से बाय करना है, ठीक है। आज दिन भर में अगर 199 के रेट पे आता है तो बाय हो जाएगा, अदरवाइज मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं कल फिर ऑर्डर रख दूंगा। तो इस काइंड ऑफ ऑर्डर को क्या बोलते हैं, डे ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो कंडीशंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। एक टाइम कंडीशन हमने डिस्कस करी और एक हमने प्राइस कंडीशन डिस्कस करी, ठीक है। तो टाइम कंडीशन में क्या था, एक इमीडिएट और कैंसिलेशन ऑर्डर था, जिसमें क्या होता है कि फॉर सपोज मैं एक बार और यहाँ पे क्लियर करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट होता है डे ऑर्डर। ओके, तो डे ऑर्डर में क्या होता है, होल डे के लिए आपका ऑर्डर वैलिड रहेगा, ठीक है। अगर फॉर सपोज कोई भी शेयर 200 के प्राइस पे चल रहा है, आपने 195 पे बाय ऑर्डर पंच किया है, ओके, ये बाय ऑर्डर आपने पंच किया, तो ये वाला जो ऑर्डर है ये होल डे के लिए वैलिड रहेगा, है ना। अगर आपका आज के दिन में ये आया प्राइस तो आपका बाय हो जाएगा, अदरवाइज बाय नहीं होगा, आपको आपका जो भी है आपको कल फिर से ऑर्डर रखना पड़ेगा। एंड सेकेंड यहाँ पे है IOC, इमीडिएट और कैंसिलेशन। इमीडिएट और कैंसिलेशन में क्या होता है कि फॉर सपोज 200 शेयर का प्राइस चल रहा है, आप 1 लाख क्वांटिटी आपको खरीदनी है ना, और जो सेलर है
वो सिर्फ 80,000 क्वांटिटी के लिए है ना। तो क्या होगा कि 80,000 क्वांटिटी तो आपकी बाय हो जाएगी मार्केट रेट से जितने पे भी सेलर है, और रिमेनिंग जो 20,000 क्वांटिटी है वो कैंसिल हो जाएगी, ये बाय नहीं होगी और आपको ऑर्डर पंच होके और एग्जीक्यूट हो जाएगा ओनली फॉर 80,000 क्वांटिटी। 20,000 ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं इमीडिएट एंड कैंसिल। ये ऑर्डर कब काम आते हैं? जब मार्केट में एकदम बहुत हाईएस्ट फ्लक्चुएशन, कुछ न्यूज आई किसी स्टॉक में, है ना। अब हमको नहीं पता है वो कितना ऊपर जा सकता है, तो हमने क्या करा कि एक काम, क्योंकि क्या होता है कभी कभार आप 1 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर पंच करें ना, तो 5 रुपए वो 1 लाख क्वांटिटी के कारण ही रेट बढ़ जाता है उस स्टॉक का। तो उस केस में इमीडिएट एंड कैंसिलेशन ऑर्डर रखा जाता है कि अच्छा चलो सामने से जितना क्वांटिटी आएगा उतना हम परचेस कर लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, ठीक है। देन सेकेंड है प्राइस कंडीशन। सो प्राइस कंडीशन भी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज मार्केट, या फिर ऑर्डर भी बोलते हैं इसको, और सेकंड जो होती है वो लिमिट ऑर्डर, ठीक है। तो मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है, आप उससे बाय या सेल करते हो, मतलब बेस्ट बाय प्राइस और बेस्ट सेल प्राइस। अगर आप बायर हो तो जो भी बेस्ट बाय प्राइस चल रहा होगा उस पर आप बाय कर लोगे, और सेलर हो तो जो भी बेस्ट सेल प्राइस चल रहा है उस पर आप सेल कर दोगे। तो इसको मार्केट ऑर्डर बोलते हैं, है ना। और लिमिट ऑर्डर क्या होता है? सेम जो मैंने आपको बताया था कि 200 स्क्रिप्ट चल रही है, आपको 195 के रेट से खरीदना है, तो आप ऑर्डर जो है वो 195 के रेट पे रखोगे। जब 195 आएगा उसी टाइम पे आपका बाय होगा, अदरवाइज आपका बाय इनर डे में नहीं होगा। तो ये 2 काइंड के ऑर्डर्स होते हैं। देन थर्ड वन जो है इसमें, तो वो प्राइस बैंड है। एक्चुअल वो ऑर्डर टाइप एंड कंडीशन का पार्ट नहीं है, बट सो प्राइस बैंड क्या होता है कि अगर आपने स्टॉक्स का देखा होगा तो स्टॉक का एक अपर लिमिट होता है, एक लोअर लिमिट होता है। मतलब वहां पे जाके क्या होता है कि स्टॉक थोड़ा सा होल्ड करता है, मतलब उसके ऊपर या उसके डाउन साइड नहीं जा पाता है। पर सपोज कोई भी स्टॉक है वो 100 रुपी चल रहा है, ठीक है, और इसका अगर 20% सर्किट लेवल है, मतलब एक दिन में ये 20% से ज्यादा का मूवमेंट नहीं कर सकता है, या तो 20% प्लस का मूवमेंट दे सकता है या 20% माइनस का मूवमेंट दे सकता है। मतलब अगर मैं अपर सर्किट की बात करूं, यहाँ पे 20% प्लस की बात करूं, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना मूव करेगा? 120 रुपीज तक। और अगर लोअर साइड की बात करूं, मतलब -20%, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना मूव कर सकता है? 80 रुपीज तक मूव कर सकता है। उसके बाद क्या होगा, ये 80 रुपी पे आके यहाँ पे हैवी सेलर्स हो जाएंगे, ठीक है। इस प्राइस पे सेल करने के लिए तो बहुत सारे लोग रहेंगे, पर बाय करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। तो अगर ओनली सेलर कंडीशन आती है तो उसको बोला जाता है लोअर लिमिट या फिर लोअर सर्किट। ओनली सेलर्स होते हैं, मतलब सिर्फ बेचने वाले होते हैं, खरीदने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। और जब ओनली बायर्स कंडीशन आती है, सिर्फ खरीदने वाले हैं पर बेचने के लिए कोई रेडी नहीं है, सबको लग रहा है कि ऊपर ही इसका रेट जाएगा, तो उसको अपर लिमिट या फिर अपर सर्किट बोला जाता है, ठीक है। और ये जो अपर लिमिट और अपर सर्किट जो ये बैंड है ना, ये बैंड कौन डिसाइड करता है? तो ये बैंड स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है। और ये स्टॉक एक्सचेंज कैसे डिसाइड करता है? तो जो उस स्टॉक की वॉलेटिलिटी रहती है, जो उस स्टॉक का मोमेंटम रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो ये प्राइस बैंड को सिलेक्ट करता है। बट इन फ्यूचर एफ एंड ओ कोई प्राइस बैंड की कोई लिमिट नहीं होती है। इफ इन केस अपर या लोअर सर्किट लग भी गया तो वो विद इन 5 मिनट्स और विद इन अ मिनट वो ओपन हो जाता है, मतलब वहां पे आइदर बायर या सेलर आ जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम हो रहा है ना, वो एक्चुअल शेयर्स पे काम नहीं हो रहा है, राइट। तो वहां पे कोई प्राइस बैंड नहीं होता है, वहां पे वो थोड़ी देर के लिए वहां पे ओनली बायर ओनली सेलर कंडीशन आती है, बट स्टिल वो प्राइस बैंड हट जाता है। नॉर्मली अगर प्राइस बैंड की बात की जाए तो इंडेक्स फ्यूचर जो है किस लेवल पे आके थोड़ा सा मतलब स्टॉक होता है, तो इंडेक्स फ्यूचर जो है, इंडेक्स फ्यूचर मतलब क्या? निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये इंडेक्स फ्यूचर होते हैं, राइट। तो
इंडेक्स फ्यूचर 10% के अराउंड यहाँ पे प्राइस बैंड लेता है। देन स्टॉक फ्यूचर्स की बात करूं तो वो 10% पे प्राइस बैंड लेता है। और ऑप्शन की मैं बात करूं फॉर बोथ इंडेक्स एंड स्टॉक्स, तो ये डेली बेसिस पे इसको क्या बोलते हैं कि कैलकुलेट किया जाता है, कंप्यूटेट किया जाता है थ्रू डेल्टा। डेल्टा के अकॉर्डिंग इसका अपर और लोअर, लोअर तो ऑलवेज ऑप्शन में जो रहता है, लोअर जो रहता है वो 0.05 का रहता है लोअर। हायर जो प्राइस बैंड है वो कैलकुलेट किया जाता है थ्रू डेल्टा, राइट। हमने ऑप्शन ग्रीक्स में पढ़ा था आई थिंक, थ्रू डेल्टा इसको कैलकुलेट किया जाता है हायर प्राइस बैंड को। लोअर बैंड ऑलवेज 5 पैसे का रहता है ऑप्शन स्टॉक्स में, ठीक है। देन ओके, देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्डर मैचिंग रूल्स। तो ऑर्डर मैचिंग रूल्स में मतलब कि ऑर्डर मैच कैसे होते हैं, बायर सेलर को मैच कैसे किया जाता है। तो इन इंडिया ऑलरेडी ऑटोमेटिक है, तो ऑर्डर मैच करने के लिए कुछ भी आपको ऐसा क्या बोलते हैं कि लाइक मैन्युअली कुछ नहीं करना होता है, टाइम प्रायोरिटी बेस पे ऑर्डर मैचिंग होता है। सो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब भी आप टर्मिनल विंडो चेकआउट करेंगे तो क्या होता है कि बायर और सेलर रहते हैं किसी भी स्टॉक पे। हम फिर एग्जांपल एसबीआई का ही ले लेते हैं 200 का, ठीक है। तो जो बायर रहेगा, अगर प्राइस यहाँ पे 200 दिख रहा है, उसका मतलब क्या होता है वो भी मैं समझाती हूँ। सो 200, कोई बायर होगा जो 199.95 पे होगा, 199.90 पे, 199.85। देन जो सेलर होता है वो हायर प्राइस पे, ऑब्वियसली सेल व्यक्ति हायर प्राइस पे करेगा, लोअर प्राइस पे तो नहीं करेगा। लोअर प्राइस पे करेगा तो सामने से उसका सेल हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से 5-5 पैसे की डिफरेंस में सेलर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बायर है और ये सेलर है, मतलब बायर 200 रुपए पे खरीदने के लिए रेडी है। अगर कोई सेलर 200 रुपए पे बेचना चाह रहा है तो वो सामने से उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो ये जो 200 प्राइस हमको रिफ्लेक्ट होता है, आप कभी जब भी मार्केट ओपन रहता है तब आप मनी कंट्रोल या फिर investing.com ओपन करके और किसी भी शेयर का रेट चेक कीजिएगा। तो वहां पे जो रेट रिफ्लेक्ट होता है ना, वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, ठीक है, LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब ये जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है ये कैसे फ्लक्चुएट होते हैं, जिस भी प्राइस पे जो लास्ट ट्रेड हुआ रहता है वो यहाँ पे फ्लक्चुएट होता है। ये बायर का या सेलर का प्राइस नहीं होता है। फॉर सपोज यदि कोई सामने से बायर आया और वो 200.05 पे खरीदने के लिए रेडी है, तो आपको यहाँ पे जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखेगा वो 200.05 का दिखेगा। अब ये जो 5 पैसे का डिफरेंस है इसको बोला जाता है टिक साइज। नॉर्मली एनएससी एक्सचेंज पे जो टिक साइज होता है, एनएससी पे, हाँ, बीएससी पे 1 पैसे का होता है, एनएससी पे 5 पैसे का टिक साइज होता है। मतलब ये जो बायर सेलर बिट में जो डिफरेंस रहेगा मिनिमम वो 5 पैसे का होता है। मैक्सिमम कितने भी रुपए का हो सकता है, पर मिनिमम 5 पैसे के डिफरेंस पे यहाँ पर ये रहता है, टिक साइज रहता है, ठीक है। अभी बेस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, मतलब अगर सेलर को सेल करना है तो उसके लिए जो बेस्ट सेलिंग प्राइस है वो ये है, जहां पे बायर खुद से अपना जो शेयर है वो खरीदने के लिए तैयार है। तो बेस्ट सेलिंग प्राइस कौन सा हो गया, जिस पर कि बायर सेल करने के लिए रेडी है, ठीक है। और बेस्ट बाइंग प्राइस कौन सा होगा, जिसपे कि सेलर अपने आप से सेल करने के लिए तैयार है। मतलब अगर किसी बायर को बाय करना है मार्केट रेट से तो उसके लिए जो बेस्ट बाइंग प्राइस है वो क्या है, 200.05 का है। और अगर सेल करना है, ऑब्वियस अगर आप सामने से सेल करना चाहते हो तो जो बायर जिस रेट पे डिमांड कर रहा है आपको उस रेट बेचना पड़ेगा। और अगर आप सामने से खरीदना चाहते हो तो जिस रेट पे सेलर डिमांड कर रहा है सेल करने के लिए आपको उस रेट पे बाय करना पड़ेगा। तो ये बेस्ट बाइंग प्राइस होता है, ठीक है। और फॉर सपोज अगर यहाँ पे 200 रुपीज पे 2 बायर है ना, और 2 बायर है और टोटल क्वांटिटी 500 रुपए। अगर कोई सेलर है
एक ही सेलर है जो 500 क्वांटिटी बेचना चाहता है तो दोनों का ऑर्डर हो जाएगा। बट अगर एक सेलर आया जो सिर्फ अपनी 100 क्वांटिटी बेचना चाह रहा है तो ये 500 क्वांटिटी में से और ये जो 2 बायर हैं इनमें से किसका ऑर्डर पहले जाएगा, तो ये टाइम मैचिंग पे होता है ना, या फिर टाइम को प्रायोरिटी दी जाती है कि जिसने पहले ऑर्डर पंच किया होगा, टाइम प्रायोरिटी बेसिस पे ये ऑर्डर होगा। मतलब जिसने पहले, फॉर सपोज अगर कोई ए एंड बी है जिसने ऑर्डर पंच किया है, पहले ए ने ऑर्डर पंच किया था देन बी ने ऑर्डर पंच किया था, तो जो 100 क्वांटिटी ये सेलर की है तो वो ए को मिलेगी। ठीक है, तो ये ए का जो है बाय होगा सबसे फर्स्ट। और फिर अगर कोई और सेलर आता है जो 400 क्वांटिटी या फिर आप ये बोल लीजिए कि 300 क्वांटिटी लेके आता है, तो अगर ए ने 300 क्वांटिटी का ऑर्डर रखा होगा तो 200 ए की क्वांटिटी क्लियर हो जाएगी क्योंकि 100 पहले हो गई थी, और जो रिमेनिंग यहाँ की 100 क्वांटिटी है तो वो बी को मिलेगी। ठीक है, तो टाइम प्रायोरिटी बेसिस पे जो है वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन होता है। आई होप कि आपको बेस्ट प्राइस समझ में आया होगा, बिकॉज इस पे भी क्वेश्चन आता है कि बेस्ट बायर प्राइस कौन सा होता है और बेस्ट सेलिंग प्राइस कौन सा होगा। तो जिस रेट पे बायर सेल करने के लिए तैयार है आस्क प्राइस बोला जाता है उसे। ओके, सो आस्क प्राइस कौन सी होती है, बेस्ट सेलर प्राइस। ये भी आप चाहें तो कहीं पे नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे नोट करती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि बिड मतलब क्या होता है, बेस्ट सेल प्राइस। मतलब आप उस पे आप सेल करना चाहते हैं तो बिड प्राइस पे आप सेल कर सकते हैं। और ये किसकी बिड होती है, वहां पे बायर होता है, बायर अपनी बिड रखे हुए होता है कि उस रेट पे बायर खरीदने के लिए तैयार है। और जो आस्क होता है, हम आगे जब टर्मिनल का स्क्रीनशॉट देखेंगे तब मैं बिड और आस्क बताऊंगी आपको। तो जो आस्क प्राइस होता है वो बेस्ट बाय प्राइस होता है। ये वो प्राइस होता है जिसपे कि सेलर की बिड रखी रहती है, मतलब कि सेलर अपना शेयर बेचने के लिए रेडी है उस प्राइस पे, तो आप उस प्राइस पे इजीली बाय कर सकते हो। तो दिस इज आस्क एंड बिड। तो ऑर्डर मैचिंग जो है वो बेस्ट प्राइस और टाइम प्रायोरिटी के बेसिस पे ऑर्डर को मैच किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज प्राइस बैंड, जो हम ऑलरेडी आई थिंक समझ चुके हैं, है ना, कि 10% इंडेक्स फ्यूचर पे होता है। देन फ्यूचर और जो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज होती हैं उन पे भी अराउंड 10% होता है बेस प्राइस का। और ऑप्शन इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन पे जो है वो डेल्टा का जो भी रेंज बनेगा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग उसका हायर जो है हायर बैंड सिलेक्ट किया जाता है डेली बेसिस पे। लोअर बैंड मैंने आपको बताया 5 पैसे का ही होता है ऑलवेज। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ट्रेडर वर्क स्टेशन। तो ट्रेडर वर्क स्टेशन क्या होता है, ये ट्रेडर वर्क स्टेशन होता है। ठीक है, अब ये जो ट्रेडर वर्क स्टेशन है, आप देखिए यहाँ पे ये जो सेंसेक्स का प्राइस चल रहा है तो ये स्पॉट प्राइस चल रहा है, मतलब स्पॉट में जो भी सेंसेक्स का कैलकुलेशन हो रहा है वो ये यहाँ पर दिख रहा है। ये निफ्टी का दिख रहा है प्राइस, निफ्टी 50 का, ये बैंक निफ्टी का प्राइस दिख रहा है। ठीक है, ये जो है ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर है। ओके, ये निफ्टी का फ्यूचर है। ये जो है ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। देखिए ये पुट आ रहा है, यहाँ पे पी लिखा हुआ आ रहा है मतलब पुट है। और ये स्ट्राइक प्राइस शो हो रही है यहाँ पे 11,200, 10,500 की। ये एक्सपायरी बता रहा है 13 अगस्त की और 27 अगस्त की, बिकॉज हमने पढ़ा था कि जो इंडेक्स होते हैं, है ना, उनकी वीकली एक्सपायरी होती है। एवरी वीक के थर्सडे को उनकी एक्सपायरी होती है। और जो स्टॉक होते हैं ओनली ऑप्शन में। ठीक है, और जो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं या फिर इंडेक्स एंड स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन, इनकी मंथली एक्सपायरी होती है, मतलब एवरी मंथ के लास्ट थर्सडे को ये एक्सपायर होते हैं। ठीक है, तो ये जो 27 अगस्त दिख रहा है ये आपको ये मंथली एक्सपायरी दिख रही है क्योंकि ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का फ्यूचर है। ये फ्यूचर है, यहाँ पे देखिए ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट टाइप आ रहा है ये क्या आ रहा है, FUTINDX, मतलब ये डिनोट होता है फ्यूचर इंडेक्स। इक्विटी दिख रहा है मतलब ये कैश प्राइस है, वोल्टास का जो शेयर है वो कैश में स्पॉट पे कितना चल रहा है, 608 रुपए का चल रहा है।
OPTIDX मतलब कि ऑप्शन इंडेक्स, तो ये ऑप्शन इंडेक्स का इंस्ट्रूमेंट है। तो ये जो आपको फर्स्ट जो रो दिख रही है, ये इंस्ट्रूमेंट बता रहा है कि ये कौन से सेगमेंट में सिक्योरिटी जो है वो ट्रेड कर रही है। तो ये फ्यूचर इंडेक्स ट्रेड कर रही है। इसमें मेरे पास टर्मिनल पे अभी इस फ्यूचर स्टॉक का नहीं लगा हुआ है, अदरवाइज फ्यूचर स्टॉक के लिए FUTSTK आता है, और अगर ऑप्शन होता है तो OPTSTK इस तरीके से डिनोट होता है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये सिंबल है, जो उसका सिंबल स्क्रिप्ट का रहेगा वो। यहाँ पे ये एक्सपायरी डेट, अब इक्विटी में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है इसलिए ब्लैंक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक्सपायरी डेट होती है, इसलिए यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट शो हो रही है। देन ये ऑप्शन टाइप शो हो रहा है, ये देखिए PE है, मतलब पुट ऑप्शन है ये। अगर यहाँ पे CE लिखा हुआ होता तो दैट मीन्स वो कॉल ऑप्शन होता। ठीक है, और ये जो है ये स्ट्राइक प्राइस है। निफ्टी का 11,200 का पुट लगा हुआ है और 10,500 का पुट लगा हुआ है, और ये जो प्राइसिंग शो हो रहे हैं ये प्रीमियम्स है। ठीक है, ये प्रीमियम है। ओके, एंड ये क्या है? LTP, मैंने आपको लास्ट में बताया था। LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब लास्ट जिस भी प्राइस पे ट्रेड हुआ है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। ये वॉल्यूम है कि आज दिन भर में उस पर कितनी क्वांटिटी या कितने कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड हुआ है। ये परसेंटेज चेंज है कि कितना परसेंट, जैसे कैडिला हेल्थ केयर है। ठीक है, ये मतलब ये आज दिन भर में 2.5% टूटा है, 2.6% ब्रेक हुआ है। अगर इसका नंबर्स में देखें तो 10.25 पॉइंट ब्रेक हुआ है, नीचे आया है। देखिए 395 का इसका हाई था, 381 का लो है, और कल का जो प्रीवियस क्लोज है, मतलब फ्राइडे को जो क्लोजिंग दिया था इसने मार्केट में, वो 394 का दिया था। तो इस प्रीवियस क्लोजिंग से जो है ये परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है, या ये नंबर्स में कैलकुलेट किया जाता है कि प्रीवियस क्लोजिंग से ये कितना अप एंड डाउन है। ठीक है, और ये हाई मतलब आज दिन भर में उसने कितना हाई दिया है, लो मतलब आज दिन भर में उसने सबसे लोएस्ट पॉइंट कितना दिया है। देन ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट देखिए मैंने बताया था कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का होता है। ओपन इंटरेस्ट हमने आई थिंक फ्यूचर में पढ़ा था। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड हो जाता है कंप्लीट, मतलब एक बायर होगा और एक सेलर होगा, और इन दोनों के बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको एक ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। तो निफ्टी में टोटल कितने ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुए हैं? अराउंड 110,000, मतलब 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट इसमें जनरेट हुए हैं, और बैंक निफ्टी में, सॉरी, और निफ्टी में अराउंड 1,09,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जनरेट हुए हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये ट्रेडर वर्क स्टेशन होता है। ये वर्क स्टेशन हर एक इक्विटी डीलर के पास होता है। यहाँ पे आप किसी भी क्लाइंट का लॉगिन करके और ऑर्डर उनका पंच कर सकते हैं। लॉगिन किस तरीके से लिया जाता है? तो जो भी क्लाइंट को एक यूनिक क्लाइंट कोड दिया जाता है, तो उसके थ्रू आप लॉगिन लेते हैं। देन क्लाइंट आपको बताता है कि आप उसको कौन सा शेयर बाय करना है या कौन सा शेयर सेल करना है, तो आप वो क्लाइंट को शेयर का प्राइस कंफर्म करते हैं, और फिर वो क्लाइंट जिस प्राइस पे बाय या सेल करने के लिए बोलता है तो आप उसको बाय या सेल कर देते हैं। अब ये जो विंडो आपको दिख रही है इसको मार्केट वॉच बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? मार्केट वॉच। ठीक है, ये विंडो को मार्केट वॉच बोलते हैं। ये टाइटल बार होता है ऊपर में, ये जो आपको दिख रहा है, एज मतलब सभी में ही होता है टाइटल बार। ठीक है, और बहुत सारा वेरिएबल्स इसके फंक्शंस होते हैं जो कि हर ब्रोकर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो जब आप जॉब पे लगेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होगा, बट स्टिल अभी के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि हाँ, वन मोर थिंग, बिड एंड आस्क। बिड एंड आस्क क्या होता है? ये देखिए, ये जो आपको बिड प्राइस दिख रही है, मतलब यहाँ पे बायर 22,360 रुपये में खरीदने के लिए तैयार है, और 22,361 रुपये 35 पैसे, मतलब इस रेट पे सेलर बेचने के लिए तैयार है। तो अगर कोई भी बायर मार्केट रेट से खरीदना चाहता है तो उसको किस रेट पे खरीदना पड़ेगा? जो सेलर का प्राइस है उस पे, मतलब 22,361 रुपये 35 पैसे पे उसको खरीदना पड़ेगा। और अगर कोई भी सेलर है जो मार्केट रेट से बेचना चाह रहा है तो उसको कितने प्राइस से बेचना पड़ेगा? 22,360 रुपीज़ से उसको सेल करना पड़ेगा। तो इसलिए आप देखिए, अगर लास्ट ट्रेड इस प्राइस पे हुआ होगा तो ये LTP पे यहाँ पे 22,360 रुपीज़ बता रहा है। ओके, और ATP क्या होता है?
एवरेज ट्रेडेड प्राइस। एवरेज ट्रेडेड प्राइस का मतलब क्या होता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेड हुआ है डे, उन सब का वो एवरेज होता है। एवरेज मतलब जो भी प्राइस जिस प्राइस पे हुआ होगा, है ना, प्राइस 1, प्राइस 2 और होल अपॉन में नंबर ऑफ ट्रेड्स। तो ये जो एवरेज प्राइस निकल के आता है इसको एवरेज ट्रेडेड प्राइस बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बिड एंड आस्क समझ में आ गया होगा। बिड मतलब बेस्ट सेलर प्राइस, क्योंकि उस पे इसी प्राइस पे सेलर को बेचना पड़ेगा, और आस्क मतलब बेस्ट बायर प्राइस, मतलब इस प्राइस पे बायर खरीद सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, तो आप बिड एंड आस्क ध्यान रखिए। और बिड साइज एंड आस्क साइज का मतलब क्या है कि यहाँ पे 250 क्वांटिटी बायर खरीदने के लिए तैयार है 22,360 रुपीज पे, और यहाँ पे 25 क्वांटिटी सेलर बेचने के लिए तैयार है 22,361.35 के रेट से। तो दिस इज ट्रेडर वर्क स्टेशन। देन प्लेसिंग ऑर्डर ऑन द ट्रेडिंग सिस्टम। अब जब आप ऑर्डर पंच करते हैं क्लाइंट का, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है ऑर्डर पंचिंग के टाइम पे फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट में। तो सबसे फर्स्ट तो आपको जो क्लाइंट है उससे उसका क्लाइंट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना है, यूनिक आईडी उससे लेना है। ठीक है, देन क्लाइंट का नेम आपको कंफर्म करना होता है, आपको आपके जो ट्रेडिंग स्टेशन पे क्लाइंट का नाम दिख रहा है वो कंफर्म करना होता है। देन क्लाइंट का मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना होता है, बिकॉज अब सब ऑनलाइन है सिस्टम, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर पंच करते हैं, तो जो क्लाइंट ने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है तो क्या उसी से ही उसका कॉल आया है, वो आपको चेक करना पड़ता है। देन क्लाइंट से आपको स्क्रिप्ट पूछनी पड़ती है, स्क्रिप्ट मतलब कि शेयर का नाम पूछना पड़ता है, स्टॉक नेम पूछना पड़ता है। ओके, देन क्लाइंट बाय करना चाह रहा है या फिर सेल करना चाह रहा है ये कंफर्म करना पड़ता है। देन उससे क्वांटिटी कंफर्म करनी पड़ती है, देन उससे प्राइस कंफर्म करना पड़ता है, देन उसको वैल्यूएशन बताना पड़ता है कि आपके ऑर्डर का इतना वैल्यूएशन होगा तो इतना अमाउंट आपको लगेगा। देन और भी चीज़ें कंफर्म करनी पड़ती हैं कि आप मार्जिन में परचेस करना चाह रहे हैं या फिर आप अपने कैश पे परचेस करना चाह रहे हैं या ई मार्जिन में परचेस करना चाह रहे हैं, तो ये तो इक्विटी के लिए है। ओके, और डेरिवेटिव्स में क्या होता है, डेरिवेटिव्स में आपको ये सब चीज़ें तो आपको कंफर्म करनी ही पड़ती है, बट क्वांटिटी नहीं कंफर्म करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको मार्केट लॉट कंफर्म करना पड़ता है कि कितने लॉट आपको खरीदना है सर, ये बताइए। देन आपको एक्सपायरी कंफर्म करनी पड़ती है कि किस एक्सपायरी का आपको ट्रेड करना है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करवा रहे हैं क्लाइंट को, तो आपको उससे पूछना पड़ता है कि कॉल बाय करना है कि पुट बाय करना है, स्ट्राइक प्राइस कंफर्म करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ऑर्डर पंचिंग के टाइम पे ध्यान रखना पड़ता है, और प्राइस तो यहाँ पे भी आपको कंफर्म करना पड़ता है कि इतने प्राइस पे बाय या सेल कर रहे हैं। और डेरिवेटिव्स में मार्जिन पे ट्रेड होता है। ओके, हमने पढ़ा था कि इनिशियल मार्जिन लगता है, राइट, तो वो भी आपको क्लाइंट अगर पूछता है तो आप बता सकते हैं, वहाँ पे सिस्टम रहता है चेक करने का कि सर इतना मार्जिन आज इसे सिक्योरिटी में लग रहा है, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ता है ऑर्डर पंच करते टाइम सिस्टम में। ठीक है, और आपको ऑर्डर पंचिंग के टाइम पे वैसे तो नॉर्मली जो इक्विटी डीलर्स होते हैं तो डिपार्टमेंट्स अलग अलग रहते हैं। प्रो क्लाइंट्स के लिए अलग डिपार्टमेंट रहता है, और नॉर्मल क्लाइंट्स के लिए मतलब जो HNI क्लाइंट्स रहते हैं उनके लिए अलग रहता है, या फिर ट्रेडिंग मेंबर्स जो रहते हैं उनके लिए अलग रहता है, और क्लाइंट्स के लिए अलग डिपार्टमेंट रहता है। तो वो यहाँ पे वो कंफर्म तो नहीं करना पड़ता है, बट स्टिल यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि प्रोप्राइटरी ऑर्डर है या फिर क्लाइंट ऑर्डर है। तो बेसिकली तो हायरार्की अब मैंने बताया बहुत बड़ा, बहुत वास्ट हो चुका है ब्रोकिंग सिस्टम, तो एक ही बंदे को सब चीज़ें नहीं दे दी जाती हैं। क्लाइंट्स के लिए अलग डिपार्टमेंट रहता है एंड प्रोप्राइटरी क्लाइंट्स के लिए अलग डिपार्टमेंट रहता है। ओके, देन टाइप्स क्या क्या होते हैं तो वो ऑलरेडी हम वर्क स्टेशन जब समझ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, इंडेक्स बेस्ड फ्यूचर, है ना, और मतलब इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको FUTIDX दिखता है मतलब ये इंडेक्स फ्यूचर है ना, निफ्टी, और यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, और एक और निफ्टी IT में भी ट्रेड होता है,
तो उसके लिए आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिखेगा। अगर कोई स्टॉक है तो आपको FUTSTK दिखता है, जैसे SBI है, रिलायंस है, देन HUL है, आइशर मोटर है। तो इन सब के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आपको शो होगा वो FUTSTK शो होगा। देन ऑप्शन के लिए तो IDX, तो ये ऑप्शन इंडेक्स के लिए चूज होता है, लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में होता है ट्रेड, ठीक है। एंड OPTSTK, तो ये स्टॉक्स के लिए यूज होता है इंस्ट्रूमेंट टाइप, है ना। तो इंडेक्स बेस्ड फ्यूचर, इंडेक्स बेस्ड ऑप्शन, इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शन और इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रेडर वर्क स्टेशन के टाइम पे। देन नेक्स्ट इज सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ इंडेक्स फॉर ट्रेडिंग। तो ये इंस्ट्रूमेंट टाइप ही यहाँ पे बताया है, ठीक है। जैसे कि अंडरलाइंग है तो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, मतलब फॉर सपोज अगर हम SBI का एग्जांपल लेते हैं तो SBI का प्राइस चल रहा होगा, है ना। SBI का जो मैंने आपको बताया था इंस्ट्रूमेंट में, वहाँ पे इक्विटी लिखा रहेगा एंड SBI का कुछ बिड और आस्क यहाँ पे शो होगी एंड कुछ LTP वहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम SBI का ही फ्यूचर लेंगे तो इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, FUTSTK लिखा हुआ होगा, SBI लिखा होगा, एक्सपायरी लिखी हुई होगी वहां पर, राइट। और यहाँ पे उसकी कुछ ना कुछ बिड डिफरेंट चल रही होगी, आस्क डिफरेंट चल रही होगी और LTP डिफरेंट चल रही होगी, बट सिमिलर ही होगी। फॉर सपोज ये 200.05 है और 200 है, तो ये अराउंड 201, 201.05 और ये 201 के अराउंड चल रहा होगा, ठीक है। सो ये हो गया। देन प्राइस सेटअप, जो टिक साइज मैंने आपको बताया था कि 5 पैसे का, मतलब बायर और सेलर बिड में जो मिनिमम डिफरेंस होता है वो 5 पैसे का होता है, इसको क्या बोला जाता है, टिक साइज बोला जाता है, ठीक है। देन एक्सपायरेशन कब होती है, तो लास्ट थर्सडे को होती है, भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। देन सेटलमेंट बेसिस कैसा होता है, तो मार्क टू मार्केट पे होता है, ये हमको पढ़ना चाहिए T+1 डे में, ओके। सो सेटलमेंट कैसे होता है, सेटलमेंट मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी शेयर बाय किया, आपने उसको होल्ड करके रखा, 3 दिन आपने होल्ड करा, चौथे दिन आपने बेच दिया, तो आपका जो पैसा है, आपने अगर प्रॉफिट कमाया, फॉर सपोज आपने फ्यूचर में SBI बाय किया, ठीक है, 200 के रेट से आपने बाय किया SBI, ओके। इसके लिए आपने 1 लाख रुपीज का मार्जिन पे किया था, है ना, ये मार्जिन आपने पे किया। अब क्या होता है, आप 10 अगस्त को 200 रुपीज में SBI बाय करते हो, 11 अगस्त के दिन 10 अगस्त के दिन ये क्लोजिंग देता है 199 पे, आपके पास में 3000 क्वांटिटी SBI की है, ठीक है। अब ये क्लोजिंग देता है 199 पे, मतलब -1 रुपीज का ये क्लोजिंग दिया इसने। तो यहाँ पे अगर हम -1 के अकॉर्डिंग देखें तो 3000 रुपए का आपको क्या हो गया, माइनस हो गया, है, नुकसान हो गया आपको उस डे में। आपने बेची नहीं है पोजीशन, आप 11 अगस्त को इसको कैरी करके गए, बट यहाँ पे आपका 1 लाख रुपीज तो आपने इनिशियल मार्जिन पे किया है, इसके साथ में आपको मार्क टू मार्केट भी पे करना होता है, MTM बोला जाता है इसको, फुल फॉर्म है इसका मार्क टू मार्केट, ठीक है। ये मार्क टू मार्केट क्या होता है, जो भी उस पर्टिकुलर डे में क्लोजिंग देगा स्टॉक, अगर वो माइनस में क्लोज देता है तो आपको माइनस अमाउंट देना है, अगर प्लस में देता है तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा पैसा, ठीक है। तो अगर ये 3000 रुपये आपका नीचे क्लोज हुआ है तो 3000 रुपये आपके अकाउंट से क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, मतलब जो टोटल आपके अकाउंट से मार्जिन होल्ड होगी वो 1,03,000 रुपए की रहेगी, ठीक है। अब 11 अगस्त के दिन क्या होता है कि SBI बढ़कर और 201 रुपए पे चला जाता है। अब जो प्रीवियस क्लोजिंग था इसका वो 199 रुपीज का था और यहाँ पे 2 रुपए प्लस में ये क्लोजिंग देता है। तो 11 अगस्त को क्या हुआ, आपके पास 3000 क्वांटिटी थी, राइट, और 2 रुपए ये प्लस में इसने क्लोज दिया, तो मतलब 6000 रुपए प्लस में। तो अब जो आपका, सॉरी हाँ यहाँ पे मैंने मिस्टेक करा, 3000 रुपये माइनस हो जाएंगे तो 97,000 रुपीज बचेगा आपका ये इनिशियल मार्जिन में से, ठीक है। अब ये जो 97,000 रुपीज है, तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका मार्क टू मार्केट, सॉरी
1 लाख तो इनिशियल मार्जिन हमने पे किया था और आपको एडिशनल 3,000 रुपये और देना पड़ा, ठीक है। अब एडिशनल 3,000 रुपये और देना पड़ा। अब क्या होगा कि यहाँ पे आपका 1 लाख आपने इनिशियल मार्जिन पे किया था, 3,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा क्योंकि क्लोजिंग 3,000 पे। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके 1 लाख रुपए में 6,000 रुपये और ऐड हो जाएंगे क्योंकि वो 6,000 रुपये क्लोजिंग पे हुआ है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अगर माइनस 3,000 रुपये गया तो आपके सेविंग अकाउंट से एक्स्ट्रा 3,000 रुपये माइनस हो जाएगा। अगर प्लस 6,000 रुपये में क्लोज देता है तो ये आपके सेविंग अकाउंट में, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में ये 6,000 रुपये आपके ऐड हो जाएंगे। और अगर माइनस देता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये आपका 3,000 रुपये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मार्क टू मार्केट होता है। और T+1 सेटलमेंट का मीनिंग क्या होता है कि फॉर सपोज आपने 10th ऑफ अगस्त को कोई भी शेयर परचेज किया और आपने 12th ऑफ अगस्त को वो शेयर बेच दिया। सो T+1 सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि 10th ऑफ अगस्त को आपने कोई शेयर 3,000 क्वांटिटी 200 रुपये से बाई की थी, ठीक है। और 12 अगस्त को ये 3,000 क्वांटिटी आपने 205 रुपये पे सेल कर दी। मतलब आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ कंप्लीट। आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, 15,000 रुपये का, है ना। और 1 लाख रुपए जो थे वो आपने इनिशियल मार्जिन पे किया था। तो अब आपको क्या होगा कि 13 अगस्त को इवनिंग में 1 लाख प्लस 15,000 रुपये आपको सेविंग में रिसीव हो जाएंगे। तो इसको बोला जाता है T+1 सेटलमेंट, ठीक है। Okay, then selection criteria of index for trading. So इसमें भी सेम है, अंडरलाइन जो भी इंडिविजुअल सिक्योरिटीज रहेगी ये भी हमने डिस्कस किया था कि ऑप्शन टाइप वहाँ पे शो होगा, स्ट्राइक प्राइस शो होगी, कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज आपको शो होगा कि कितने का कॉन्ट्रैक्ट है, टिक साइज इसका भी 5 पैसा रहता है। फिर ट्रेडिंग साइकिल जो रहती है वो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन रहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, है ना। और एवरी थर्सडे को ऑप्शन स्टॉक की एक्सपायरी रहती है, सॉरी ऑप्शन इंडेक्स की एक्सपायरी रहती है। और मंथ के लास्ट थर्सडे को ऑप्शन स्टॉक की एक्सपायरी रहती है, ठीक है। देन जो सेटलमेंट होता है तो सेटलमेंट भी इसमें कैसा रहता है, T+1 बेसिस पे रहता है। T+1 बेसिस का मीनिंग क्या होता है, सेम कि फॉर सपोज आपने 10th ऑफ अगस्त को कोई ऑप्शन जो है वो बाय किया है ना। आपने अराउंड 2,000 रुपीज में बाय किया आपने और सेल कर दिया सेम डे 10th ऑफ अगस्त को ही आपने सेल कर दिया है इसको 3,000 में, ठीक है। तो मतलब आपको 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब ये जो प्रॉफिट है ये आपको कब क्रेडिट होगा, 11th ऑफ अगस्त को इवनिंग में आपको क्रेडिट होगा, सेम डे आपको क्रेडिट नहीं होगा, एक दिन बाद क्रेडिट होता है। तो इसको बोलते हैं T+1 सेटलमेंट, ठीक है। तो T+1 सेटलमेंट होता है F&O में, फ्यूचर एंड ऑप्शन बोथ दोनों में ही T+1 सेटलमेंट होता है। और जो फाइनल सेटलमेंट प्राइस रहेगा, तो जो भी क्लोजिंग प्राइस रहता है रिवेलेंट अंडरलाइन का, उसी के अकॉर्डिंग उसका सेटलमेंट होता है। मतलब जैसे अगर फॉर सपोज एक्सपायरी हुई है जो, तो एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, जो भी स्पॉट प्राइस रहेगा उस पे सेटलमेंट होता है, स्पॉट प्राइस पे सेटलमेंट होता है। मतलब स्पॉट प्राइस जो रहती है वो इक्विवेलेंट फ्यूचर प्राइस के हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो सेटलमेंट स्पॉट प्राइस पे होता है, ओके। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्टॉक्स के लिए। तो स्टॉक्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर लिस्ट होना है किसी भी स्टॉक को तो उसके लिए
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि 500 करोड़ का उनका मार्केट कैप होना चाहिए। ठीक है, अगर 500 करोड़ का मार्केट कैप है या मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट मतलब 500 करोड़ तक पे उसकी पोजीशन जाती है शेयर्स की, तो देन ओनली वो स्टॉक फ्यूचर में लिस्ट हो सकता है। और ये जो टॉप 500 स्टॉक्स हैं उन्हीं में से सिलेक्शन होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक लिए। अभी अराउंड आई थिंक 156 या 145 स्टॉक्स जो हैं वो F&O में लिस्ट है। ठीक है, ओनली 5,000, 6,000 या 11,000 स्टॉक्स में से सिर्फ 156 स्टॉक जो हैं वो लिस्टेड हैं। और एवरेज जो डेली डिलीवरी मतलब लोग जो कैश में जो परचेस करते हैं, बाय करके होल्ड करते हैं, तो वो जो एवरेज वैल्यू होना चाहिए वो 10 करोड़ रुपीस का होना चाहिए। 10 करोड़ से बिलो का नहीं होना चाहिए। और ये रोलिंग बेसिस मतलब क्या होता है, एवरी 6 मंथ की साइकिल में, प्रीवियस 6 मंथ की साइकिल में, और यहाँ पे एवरी मंथ की साइकिल में ये चेक किया जाता है। ओके, तो इस क्राइटेरिया पे स्टॉक्स को एंटर किया जाता है F&O में। देन इंडेक्स का क्या क्राइटेरिया होता है, तो इंडेक्स का ये क्राइटेरिया होता है कि अराउंड मतलब जो डेरिवेटिव्स एलिजिबिलिटी होती है वो 80% होनी चाहिए। मतलब जितने भी स्टॉक्स इंडेक्स के अंदर में है, जैसे कि निफ्टी 50 है, ठीक है, तो निफ्टी 50 के सारे स्टॉक F&O में लिस्टेड हैं। अगर फॉर सपोज आपका अगर 80% लाइक 10 शेयर्स हैं, ठीक है, तो 8 शेयर्स जो हैं, 8 स्टॉक्स जो हैं इंडेक्स के, वो F&O में होना चाहिए। अगर ओनली 7 स्टॉक्स हैं F&O में, ठीक है, तो जो भी पर्टिकुलर इंडेक्स रहेगा वो F&O में लिस्ट नहीं हो सकता है। तो मिनिमम 80% स्टॉक जो है वो F&O में आपकी लिस्ट होना चाहिए, तो देन ओनली इंडेक्स जो है वो F&O में आ सकता है। इसलिए सिर्फ 3 ही जो इंडेक्स है वो F&O में है, लाइक बैंक निफ्टी के भी ऑल 12 बैंक्स F&O में है। निफ्टी 50 की भी 50 कंपनीज F&O में है। और निफ्टी IT उसकी भी ऑल आई थिंक 20 का है, तो वो सारी कंपनीज जो हैं F&O में है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया होता है इंडेक्स का F&O में लिस्ट होने के लिए। और देन एडजस्टमेंट फॉर कॉर्पोरेट एक्शन। अभी क्या होता है कि कोई भी अगर कॉर्पोरेट एक्शन हुई है तो स्टॉक पे क्या एडजस्टमेंट आता है उसका। फॉर सपोज अगर बोनस हुआ है ना, तो बोनस नॉर्मली होता है A/B में। मतलब फॉर सपोज कोई भी शेयर है वो 1/1 का बोनस दे रही है। मतलब अगर आपके पास में 100 क्वांटिटी है तो आफ्टर बोनस आपके पास में 1/1 का मतलब हर एक क्वांटिटी पे आपको एक क्वांटिटी मिलेगी। तो आफ्टर बोनस आपके पास में उसके कितने शेयर्स हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। तो फ्यूचर पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो फ्यूचर पे जो मार्केट लॉट रहता है, ठीक है, अगर मार्केट लॉट 1000 का है तो आफ्टर बोनस वो मार्केट लॉट कितना हो जाएगा, 2000 का हो जाएगा। और जो प्राइस रहेगा फ्यूचर का प्राइस, फॉर सपोज फ्यूचर प्राइस चल रहा है 500 रुपीज, ठीक है, तो आफ्टर बोनस ये जो 500 रुपीज है ये हाफ हो जाएगा, 250 रुपीज हो जाएगा। तो अगर फॉर सपोज आपने पोजीशन ले रखी है 500 रुपीज 500 रुपीज पे 1000 क्वांटिटी की, तो आफ्टर बोनस आपके पास पोजीशन क्या हो जाएगी, 2000 क्वांटिटी हो जाएगी 250 के रुपीस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर ये अप एंड डाउन यहाँ से जितना भी जाता है तो वो आपका प्लस या माइनस होगा। तो नॉर्मली जो कॉर्पोरेट एक्शन होती है वो बोनस होता है, दैट मीन्स एक आपको शेयर्स पे शेयर्स मिलते हैं। राइट होता है, राइट्स मतलब क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, लोअर प्राइस पे आपको शेयर्स परचेज करने के लिए देती है, सिर्फ स्टॉक होल्डर्स को, मतलब जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं उनको। मर्जर एंड डीमर्जर, कोई भी 2 कंपनी आपस में मिक्स हो जाती हैं या फिर एक कंपनी में से एक और कंपनी एग्जिट हो जाती है, डीलिस्ट हो मतलब बाहर हो जाती है, तो उसको डीमर्जर बोलते हैं। एमलगेशन भी सिमिलर मर्जर एंड डीमर्जर की तरह ही होता है। देन स्प्लिट, तो स्प्लिट जो होता है मतलब कोई भी एक शेयर है तो उसकी फेस वैल्यू अगर सेम बोनस की तरह ही होता है, बट बोनस पे फेस वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट स्प्लिट पे फेस वैल्यू पे अगर फॉर सपोज स्प्लिट हो रहा है 1/1 का, ठीक है, तो ये जो फेस वैल्यू है 1/1 मतलब आप जो रेशियो है इसका उसको डिवाइड कर दीजिए फेस वैल्यू से, तो
फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 रुपए की हो जाएगी। और जो शेयर्स हैं, अगर 100 शेयर्स हैं तो वो कितने शेयर्स हो जाएंगे, 200 शेयर्स हो जाएंगे। अगर अभी यही 3 फॉर सपोज 3:1 की ले लेते, 3:1 का अगर यहाँ पे स्प्लिट होता, ठीक है, तो एडजस्टमेंट फैक्टर यहाँ पे कितना आ जाता, 10/4 का एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाता, या 10/3 का एडजस्टमेंट, 10/4 का एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है फ्यूचर के प्राइसिंग पे। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, नॉर्मली एक बोनस वाला कभी आया तो आ गया, अदरवाइज नहीं आता है। देन ये सब तो वारंट्स वगैरह तो नहीं आते हैं। देन डिविडेंड्स, तो डिविडेंड जितना प्राइसिंग आता है, तो जितना स्पॉट पे प्राइस ब्रेक होगा उतना फ्यूचर में भी प्राइस जो है F&O में भी उसके प्राइस में एडजस्टमेंट हो जाता है। ओके, देन पोजीशंस लिमिट, तो ट्रेडिंग मेंबर वाइज पोजीशन लिमिट मतलब जब हम स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी पोजीशंस लेते हैं तो हर ट्रेडिंग मेंबर की एक अपर लिमिट होती है कि आप 100 करोड़ की ही पोजीशन बना सकते हो, या आप 200 करोड़ की ही पोजीशन बना सकते हो। मतलब आपके जितने भी यूजर्स हैं तो सब मिलके इतना ही पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से क्लाइंट लेवल पे भी पोजीशन होता है, मतलब कि क्लाइंट जो है, एक पर्टिकुलर क्लाइंट कितना मैक्सिमम पोजीशन बिल्ड कर सकता है अपने अकाउंट में। और मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट भी होती है। तो लाइक इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फर्स्ट है ट्रेडिंग मेंबर वाइड पोजीशन, तो ट्रेडिंग मेंबर कितना पोजीशन ले सकता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 करोड़ का पोजीशन एक ट्रेडिंग मेंबर ले सकता है, किस पे, इंडेक्स फ्यूचर पे, या फिर जितना भी ओपन इंटरेस्ट है उसका 15% पे वो पोजीशन जनरेट कर सकता है, या तो 500 करोड़ या फिर 15% ऑफ टोटल ओपन इंटरेस्ट जो भी इक्विटी इंडेक्स में है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, तो उतना ही पोजीशन वो इंडेक्स फ्यूचर पे ले सकता है। इंडेक्स ऑप्शन पे भी सेम 500 करोड़ और 15% ऑफ द टोटल ओपन इंटरेस्ट, यह हमेशा ध्यान रखना। और इंडिविजुअल सिक्योरिटीज पे वो कितना ले सकता है, जो लिमिट रहेगी वो 20% रहेगी, एप्लीकेबल टू द मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट पर एक्सचेंज। मतलब हर एक्सचेंज की अपनी एक मार्केट वाइड पोजीशन होती है। क्या होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज रहता है तो उसके पास नंबर ऑफ ट्रेडिंग मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेडिंग मेंबर्स रहते हैं। अब फॉर सपोज इनके पास से 100 क्वांटिटी बाय हुई है और 500 क्वांटिटी सेल हुई है, इनके पास से 200 क्वांटिटी बाय हुई है और 300 क्वांटिटी सेल हुई है, और इनके पास से 300 क्वांटिटी बाय हुई है, ठीक है, और 200 क्वांटिटी सेल हुई है। तो जब हम यहाँ पे टोटल करेंगे, फॉर सपोज अगर बाय क्वांटिटीज टोटल करते हैं तो कितना हो जाता है, 600 क्वांटिटी, और अगर सेल क्वांटिटी टोटल करते हैं तो कितना हो जाता है, 1000 क्वांटिटी। अब 4000 क्वांटिटी ये आप कहाँ से सेटलमेंट करोगे, तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, तो उतना ही पोजीशन कोई भी ब्रोकर ले सकते हैं। तो हर एक ब्रोकर को एक लिमिट दी जाती है और उतने लिमिट पे ही उस ब्रोकर को पोजीशन बनानी रहती है। बट आप ये ध्यान रखना, इंडेक्स फ्यूचर के लिए 500 करोड़ और 15% ऑफ द ओपन इंटरेस्ट, दोनों में से जो भी हायर रहा उतना पोजीशन वो ले सकता है। दोनों में से जो भी, अगर 500 करोड़ हायर रहा तो उस पर पोजीशन ले सकता है, या फिर 15% ऑफ ओपन इंटरेस्ट मतलब वो मे बी 650 करोड़ आया तो उस पर पोजीशन ले सकता है, तो उतना पोजीशन वो मैक्सिमम मार्केट में जनरेट कर सकता है। सेम इंडेक्स ऑप्शन के लिए भी और इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के लिए 20% एप्लीकेबल होता है, जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है एक्सचेंज की, हर एक एक्सचेंज की। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 एक्सचेंज है, BSE और NSE, ठीक है। क्लाइंट बेस तो इनके लिए कुछ ओपन और हायर नहीं रहता है, बट इन टर्म्स ऑफ शेयर वो 1% फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पे पोजीशन बना सकते हैं, और इन टर्म्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट तो वो 5% ओपन इंटरेस्ट पे सारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन ले सकते हैं। क्लाइंट लेवल वाइज पे कोई ऐसा अवेलेबल नहीं है कि इतना ही क्वांटिटी आपको खरीदना है या इतना ही क्वांटिटी आपको बेचना है। क्लाइंट लेवल पे क्लाइंट कर सकता है, ट्रेडिंग मेंबर लेवल्स पे थोड़ा सी लिमिटेशंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। देन मार्केट वाइड पोजीशन, तो ये एक्सचेंज के लिए वैलिड करता है। तो यहाँ पे जो है 20% ऑफ फ्री फ्लोट, जो कंपनी का जो फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन रहेगा तो उसके जो 20% शेयर्स रहेंगे तो उतना एक
मार्केट वाइड पोजीशन बिल्डअप हो सकती है या कर सकते हैं। तो क्लियरिंग मेंबर के लिए जो है वो लास्ट ट्रेडिंग डे पे कैसे करते हैं, तो जो भी नेक्स्ट मंथ में जितना भी ट्रेडिंग जनरेट हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट मंथ के लिए वो क्रिएट करते हैं। तो समहाउ आपने सुना होगा कि स्टॉक जो है वो बैन पीरियड में चला गया। तो बैन पीरियड का मतलब क्या होता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल्स थे उन पे सब पे ट्रेड हो चुका है। तो दैट मीन्स अब कोई व्यक्ति अगर नया ट्रेड लेना चाहता है उस कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं ले सकता है, उसको जो ऑलरेडी उसकी पोजीशन है वो क्लियर करनी रहेगी। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा आपको रीड आउट करना पड़ेगा बुक में से, तो आपको क्लियर होगा। बट स्टिल मैं ट्राई करती हूँ कि आपको ये क्लियर हो जाए। नॉर्मली ट्रेडिंग मेंबर के लेवल वाला जो था 500 करोड़ और 15%, और वहीं से ही क्वेश्चन आता है, यहाँ से बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देन मार्केट से रिलेटेड हमको ट्रेंड कैसे पता लगेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव ट्रेंड कैसे पता लगता है, जो टॉप गेनर्स हैं फ्यूचर मार्केट के, तो वो पॉजिटिव ट्रेंड बताते हैं कि आज के टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं, मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्लस साइड में मूवमेंट कौन कौन से स्टॉक में दिया है। देन नेगेटिव ट्रेंड, तो जो टॉप लूजर्स होते हैं तो वो बताते हैं अगर मैक्सिमम स्टॉक टॉप लूजर में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो दैट मीन्स मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में। देन फ्यूचर ओआई गेनर्स मतलब ओपन इंटरेस्ट गेनर, मतलब सब कौन सा ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। और ओआई लूजर मतलब ऐसा कौन सा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सबसे कम ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। एक्टिव कॉल मतलब जहाँ पे हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हुआ है कॉल्स पे, ऑप्शन की बात हो रही है। और इसी तरीके से सिमिलरली एक्टिव पुट्स मतलब कहाँ पे हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हुआ है पुट पे। और पुट एंड कॉल रेशो क्या होता है, जो टोटल ओपन इंटरेस्ट होता है, जैसे टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है पुट का और टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल्स का ऑल स्ट्राइक प्राइस के लिए, तो उसको पुट एंड कॉल रेशो बोला जाता है। अगर फॉर सपोज ये 1 है दैट मीन्स न्यूट्रल है मार्केट, है ना। अगर ये हायर देन 1 है, ठीक है, मतलब मार्केट जो है वो अप साइड मूवमेंट में है। और अगर लोअर देन 1 है दैट मीन्स मार्केट नेगेटिव जोन में है। ओके, ये पॉजिटिव जोन है। तो अप टू एक्सपायरी, ये एक बोनस है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन में, तो अगर एक्सपायरी पे हायर है 1 से तो दैट मीन्स मार्केट जो है वो नेगेटिव जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए ट्राई करेगा। और अगर लोअर है 1 से, है ना, तो मतलब मार्केट अप साइड जाएगा, क्योंकि फिर अगेन ये 1 पे अपने आप को न्यूट्रल करने का ट्राई करता है। तो इसलिए आपने देखा होगा अगर पुट पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है ना, पुट पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा मतलब हायर रहेगा 1 से, तो वो एक्सपायरी के टाइम पे क्या होता है कि वो नेगेटिव आना मार्केट स्टार्ट हो जाता है। या फिर कॉल पे जब ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है एक्सपायरी के टाइम पे, तो वो पॉजिटिव जाना स्टार्ट कर देता है एक्सपायरी के टाइम पे। बट मंथ इन बिटवीन मंथ वो किधर भी मूव कर सकता है, क्योंकि वहां पे ओपन रहता है, आप कितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे ओपन कर सकते हो। बट एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी आपको पोजीशन अपनी एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है, एग्जिट करनी ही पड़ती है, चाहे आप बायर हो या सेलर हो मार्केट में, राइट। तो ये पुट एंड कॉल था। ओके, सो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड होप अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।